जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं जी अदील एहसान और आज आपको जनाब इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि पुर्तगाल में आपको असाइलम अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हमारे अक्सर लोग जो हैं पुर्तगाल में आने वाले या यूरोप में आने वाले, एक इंतहाई ये ज़्यादा नॉर्मल प्रैक्टिस थी आज से चंद साल पहले, और कई लोग तो समझ लें आज तक उसी प्रैक्टिस का हिस्सा है कि अगर आपने यूरोप आना है तो वहाँ पर जाकर जनाब अगर आपने पेपर लेने हैं तो आपने असाइलम अप्लाई करनी है। तो हमारे सबको यही ही बताया जाता था कि बाहर जाकर स्पेशली यूरोप में आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है डॉक्यूमेंट्स लेने का, और वो है असाइलम। अब ये जो असाइलम अप्लाई की जाती है, अगर आप देखें जर्मनी में, अगर आप देखें फ्रांस में, या इसके अलावा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखें जो लोग आते हैं, तो मोस्टली जो हैं लोग असाइलम की तरफ जाते हैं, वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते कि वो असाइलम अप्लाई करें। तो असाइलम जो है ये देखें ऑप्शन दी गई है उन लोगों के लिए जिन लोगों को वाकई में किसी किस्म की कोई सीरियस थ्रेट है, वो जिस भी मुल्क से आए हैं उन्हें वहाँ पे जान का ख़तरा था, उनकी जान जा सकती थी खुदा ना खास्ता, और ये एक इंतहाई उनके लिए सीरियस मसला बन सकता था। तो इसलिए वो अपना मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, तो वो पुर्तगाल आ गए हैं या यूरोप के किसी भी मुल्क में जहाँ पे भी अक्सर ये अप्लाई किया जाता है। तो ये देखें ऑप्शन उन लोगों के लिए दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से इसमें बहुत ज़्यादा लोग वो भी इन्वॉल्व हो गए जिनके पास किसी किस्म की कोई बेस नहीं थी, और उन्होंने अपने केसेस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टे को जो है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है नए आने वाले को पता तो नहीं होता, तो वो जिसके हथे चढ़ा, जैसा भी उसको आगे मशीर मिला, एडवाइज़र मिला, जिसने जो कहा, तो ज़ाहिर है हर बंदा वैसे तो अपने वो फ़ायदे के लिए ही कर रहा होता है। तो लेकिन जो लोग पुर्तगाल का रुख करते हैं या दीगर जितने भी ये यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ पे भी सब असाइलम अप्लाई करने वालों को मैं तो ये लाजमी कहूँगा कि देखें पुर्तगाल में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, जिनमें आर्टिकल 88, जिनमें आर्टिकल 89, जिनमें आर्टिकल 90, आर्टिकल 91, इसके अलावा आर्टिकल 122, आर्टिकल 123A। तो ये सब आर्टिकल्स जो हैं ये किन के लिए बनाए गए हैं? ये जनाब आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, और जिसमें मोस्टली समझ लें जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो आपके काम करने की वजह से आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आपने ये लाजमी साबित करना है कि खुदा ना खास्ता आपकी जान को ख़तरा है वहाँ पे, और आप जो है वो चाहे सच्चे मुकदमात हों या झूठे मुकदमात हों, या बिल्कुल समझ लें वो जो भी आपका बेसलेस क्लेम होता है, तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पुर्तगाल आएँ और यहाँ पे आके अगर आप फ़ाइल वगैरह लॉक कर रहे हैं तो आपको लीगली जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो किसी किस्म की कोई भी दो नंबरी करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से बन सकते हैं। साथ में मैं ये लाजमी ऐड करूँगा वो तमाम लोग जिन्हें वाकई कोई सीरियस में थ्रेट है, जिनके साथ सीरियस में कोई वाकई कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी, और उन्हें वाकई में ये डर है कि अगर खुदा ना खास्ता वो अपने मुल्क में रहेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल 100% अगर उनका क्लेम बिल्कुल जो है 100% सच पे बेस्ड है तो फिर उन्हें असाइलम में ही जाना चाहिए। लेकिन हम लोग जो हैं वो टेम्परेरली सिर्फ थोड़ा सा ये फ़ायदा देख के कि शायद हमें स्टेट की तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, स्टेट की तरफ से थोड़े से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, तो हम लोग
ज़्यादातर जो हैं वो झूठ बोल के असाइलम करते हैं, और इससे हम उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बना देते हैं जो ये डिज़र्व करते हैं। और एक तो ज़ाहिर है उसमें असाइलम वाले केसेस में फिर वो क्यू भी लंबी हो जाती है, और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको भी बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो यही अगर आप देखें, अगर आप जर्मनी की बात करें, अगर आप फ्रांस की बात करें, तो मेजॉरिटी आपने यही सुना होगा कि इधर जनाब किसी ने अप्लाई किया और चंद अरसे बाद जनाब उसको रिफ्यूज़ल लेटर मिल गया। तो आप वो पूछ रहे हैं जी हमारी जनाब फ्रांस से जो है रिफ्यूज़ल हो चुकी है, हमारी जनाब इटली से रिफ्यूज़ल हो चुकी है, हमारी जनाब जर्मनी से रिफ्यूज़ल हो चुकी है, तो अब हमें बताएं क्या करना चाहिए। तो उन सब को मैं पहले ही ये बता देता हूँ कि आपको असाइलम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आप पुर्तगाल में एक इंतहाई सिंपल से तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। असाइलम उन सब लोगों के लिए बिल्कुल लाजमी है जो यहाँ पे आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, जिन्हें वाकई में घर की ज़रूरत है, जिनकी जेब में वाकई पैसे नहीं हैं, और उन्हें अपने मुल्क में जो है रहते हुए इस चीज़ का ख़तरा है कि खुदा न खास्ता उनकी या उनकी फैमिली को जो है किसी किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। तो वो सब लोग बिल्कुल वो असाइलम करें। और इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप असाइलम कर रहे हैं यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो जिस भी कंट्री का आप वीज़ा लेके आते हैं, तो जो यहाँ का कानून है पूरे यूरोप का, उसमें यही बताया जाता है कि आपने जो असाइलम है उसी कंट्री में अप्लाई करनी है जिस मुल्क का आपके पास वीज़ा है। मैंने पुर्तगाल में अभी रीसेंट एक इसकी एग्ज़ाम्पल देखी है जिनकी माशाल्लाह ये असाइलम अप्रूव हुई है, लेकिन उनके साथ सीरियस में पाकिस्तान में मसला था, मैं पर्सनली जानता हूँ। लेकिन किसी भी फेक बेसलेस पे आप असाइलम पे जाएं तो वो तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। और हमारे ये जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि एक वो रिवाज पड़ा हुआ है कि जी यूरोप में जाएं और वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई कर दें। तो पुर्तगाल में इतनी ज़्यादा आसानी है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, अपना पहला रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए, कि आपको किसी भी 2 नंबरी वाला रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आएँ, आप अपनी फ़ाइल लॉक करें, आप लीगली यहाँ पे अपने तमाम काम करें। आप किसी एजेंट को जो आपको 2 नंबर मशवरे देता है उसको इन्वॉल्व ना करें। किसी भी ऐसे बंदे को दरमियान में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको पैसे लेकर आपका कोई भी गलत काम करे, क्योंकि उसके नताइज जो हैं वो एंड पे आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो पुर्तगाल में जो भी आए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप वाकई में भी असाइलम के डिज़र्व करते भी हों, तब भी आप असाइलम में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको असाइलम में अगर रेजिडेंस कार्ड मिलता है तो फिर आप अपने मुल्क में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि आपने उन्हें ये बताया कि जी मैं अपने मुल्क में अगर जाता हूँ तो खुदा न खास्ता मार दिया जाऊँगा, मेरी या फैमिली को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। तो आप कैसे यहाँ का रेजिडेंस कार्ड लेके जो आपको असाइलम की बेस पे मिलेगा, तो कैसे अपने मुल्क में जाके उसी रेजिडेंस कार्ड पे जिस पे आप ये बता रहे हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है, तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको उसी कार्ड पे या उससे अगले कार्ड पे मसला बन सकता है रिन्यूअल में, क्योंकि आपको ये कहा जाएगा कि आपके पास तो जो आपने एप्लीकेशन दी थी वो ये थी कि जी मुझे मेरे मुल्क में जान का ख़तरा है, और आप अगर वही काम करेंगे तो फिर ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि आपने झूठा क्लेम किया था। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि नंबर 1 आपको असाइलम में जाने की ही ज़रूरत नहीं है। जब आप आर्टिकल 88 में, आर्टिकल 89 में, आर्टिकल 90 में, आर्टिकल 91 में, आर्टिकल 92 में, आर्टिकल 122 में, आर्टिकल 123A में जब पेपर ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, तो फिर आप असाइलम ना ही अप्लाई करें तो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप वाकई डिज़र्व करते हैं, अगर आपका केस जेन्युइन है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल आप करें। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये क्लेम क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास सॉलिड एविडेंस होनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिलेगी। फिर चाहे आप पुर्तगाल में हों, चाहे आप फ्रांस में हों, चाहे आप जर्मनी में हों,
या किसी भी दूसरे यूरोपियन मुल्क में हों। तो ये जनाब आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी असाइलम के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।